हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की और चैप्टर 3 जो फिजिक्स से है। और इस फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंतर्गत सरल रेखा में गति। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे कि इस सरल रेखा में गति का मतलब क्या होता है। तो सरल रेखा में गति का मतलब है कि किसी सीधी रेखा में गति। तो कोई सीधी रेखा एक हो सकती है, ठीक ना। तो एक सीधी रेखा में किसी कण की गति को हम सरल रेखा में गति कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी सीधी पथ पर किसी कण की गति सरल रेखा में गति कहलाती है। तो आइए इसे जानते हैं हम लोग पूरा डिटेल में। ठीक है। तो सरल रेखा में गति हम किसे कहेंगे कि यदि कोई कण या जब कोई कण किसी भी दिशा में एक सीधी रेखा पर गति करता है तो कण की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक सीधी सड़क पर कार की गति, एक सीधी सड़क पर किसी बस की गति, रेलवे पटरी पर, सीधी रेलवे पटरी पर ट्रेन की गति सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब सरल रेखा गति में हम पढ़ेंगे अन्य सभी घटनाओं का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे यांत्रिकी के बारे में, क्योंकि यांत्रिकी किससे संबंधित है? तो यांत्रिकी गति से संबंधित है। ठीक है ना। तो यांत्रिकी क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि यांत्रिकी क्या है। तो यांत्रिकी एक क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा है, यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति एवं गति संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्थिति विज्ञान, दूसरा होता है आपका शुद्ध गति विज्ञान और तीसरा होता है गति विज्ञान। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि स्थिति विज्ञान क्या है। तो स्थिति विज्ञान जो है हमारी यांत्रिकी की शाखा है। ठीक है ना। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बल के क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, यानी इसमें जो वस्तु की गति का अध्ययन करना है साम्यावस्था में करना, और साम्यावस्था में वस्तुओं की गति का अध्ययन करेंगे तो वह यांत्रिकी की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? तो यांत्रिकी की स्थिति विज्ञान शाखा के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आपका इसमें आता है शाखा क्या? शुद्ध गति विज्ञान। तो शुद्ध गति विज्ञान भी यांत्रिकी की ही शाखा है जिसके अंतर्गत पिंडों की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है, किंतु उन कारकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके लिए वो जिम्मेवार होते हैं। मतलब कि वस्तु जो है गति कर रही है तो कर रही है, हमें गति से मतलब है। अब गति किस प्रकार उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, इससे हमें मतलब नहीं होता, मतलब उन कारक पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब जैसे कार एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो जब कार एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो गति करके ही जाती होगी, ठीक है ना। तो ए अगर मान लेते हैं कि ए जगह से कार का होगी गति करते हुए बी तक पहुंच जाती है। ए जगह से कार जो है गति करते हुए जब बी भाग पर पहुंचती है तो हमें इसकी मतलब गति से होता है, लेकिन यह गति किसके कारण उत्पन्न हुआ इस कारण पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यह जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे ऐसी गतियों का, उसे हम कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान, उसे कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तीसरा है गति विज्ञान। तो गति विज्ञान यांत्रिकी की यह एक तीसरी शाखा है, ठीक है ना। यांत्रिकी की यह तीसरी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बलों को ध्यान में रखकर पिंड की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है। उन बलों को ध्यान में रखकर पिंड की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है जो उसकी गति के लिए जिम्मेवार होता है, जो उसके गति के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है ना। मतलब कि पिंड का गति का अध्ययन तो करना ही करना है, लेकिन वह गति किस कारण उत्पन्न हुई उस कारक पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ऐसी यांत्रिकी की शाखा क्या कहलाती है? गति विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है क्या? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है? अब जैसे आप सड़क के किनारे खड़े रहते हैं या कहीं भी खड़े रहते हैं जहां से आप किसी वस्तु की गति का अवलोकन कर सकते हो, तो खड़े व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है ना। तो निर्देश तंत्र क्या है? एक स्थिर बिंदु या स्थान जहां से किसी वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं कि सड़क के किनारे कोई खड़ा व्यक्ति, सड़क के किनारे खड़ा कोई व्यक्ति निर्देश तंत्र होता है। ठीक है ना। निर्देश तंत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे जब खड़ा रहता है तो बहुत से गाड़ियां आती जाती है और उसकी वह गतियों का क्या कर सकता है? अवलोकन कर सकता है। तो अवलोकन करने का काम कौन किया? तो सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति। तो इसलिए सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति कोई क्या हो गया? निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है ना। अब जैसे
किसी इमारत को देखता हुआ कोई व्यक्ति, तो देखने का काम कौन कर रहा है? व्यक्ति। और व्यक्ति से ही उस वस्तु की, इमारत की स्थिति, वेग, त्वरण इत्यादि को सबको क्या किया जाएगा? व्यक्त किया जाएगा। तो अतः व्यक्ति क्या हो गया? निर्देश तंत्र। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या? मूल बिंदु। ठीक है ना। मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु वह स्थान है, वह जगह है, वह केंद्र है जहां से किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। तो जहां से हम किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने का कार्य करेंगे, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या? मूल बिंदु। यानी वह बिंदु या स्थान जहां से किसी वस्तु की स्थिति को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे गतिशील या गतिमान वस्तु। गतिशील या गतिमान वस्तु। तो गतिशील या गतिमान वस्तु किसे कहेंगे? तो गतिशील वस्तु कहने का मतलब कि समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है ना। समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होती है? परिवर्तन होता है। स्थिति जो होता है परिवर्तन होता है। तो ऐसी वस्तु को हम लोग कहेंगे गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु। अब जैसे देखते हैं कि सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस या अन्य गाड़ियां क्या है? गतिशील वस्तुएं हैं। ठीक है ना। सड़क के किनारे कोई खड़ा व्यक्ति है और सड़क पर आती जाती गाड़ियां जो है वह क्या है? गतिशील वस्तु है, क्योंकि समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह जाती है, अतः गतिशील वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह, तो सूर्य स्थिर है और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो भी ग्रह है वह क्या है? गतिशील वस्तुएं हैं। ऐसे बहुत सारी गतिशील वस्तुएं का उदाहरण आप दे सकते हो। उसके बाद होता है विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या है? कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती हो या किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर वस्तुएं। जैसे एक मकान के सामने खड़ा कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति और मकान दोनों की स्थिति जो है स्थिर है, न मकान की स्थिति बदलेगी और न ही वस्तु की स्थिति बदलती है, अतः दोनों वस्तु को हम लोग कह सकते हैं विरामावस्था की वस्तु। अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, बोर्ड क्या है? समय के साथ क्या है? स्थिर है, अतः इनको हम कहेंगे अतः इनको हम कह सकते हैं विरामावस्था की वस्तु। ठीक है। पर्वत, वृक्ष, इमारत इत्यादि सब क्या है? ये विरामावस्था की वस्तुएं हैं। ठीक है ना। अब आता है बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु किसे कहेंगे? तो बिंदु वस्तु क्या है? कि जब किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई उसके द्वारा तय की गई दूरी की अपेक्षा नगण्य हो, तो ऐसी वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, पटना से दिल्ली की दूरी कितना है? लगभग 1000 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। और एक ट्रेन पटना से खुलकर दिल्ली तक जाती है, तो ट्रेन की लंबाई लगभग हम लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर मान सकते हैं। तो 1 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर की तुलना में देखा जाए तो 1 किलोमीटर क्या है? नगण्य है। 1000 किलोमीटर की तुलना में 1 किलोमीटर जो है क्या है? नगण्य है। 1000 किलोमीटर की तुलना में 1 किलोमीटर की कोई वैल्यू नहीं है, अगर देखा जाए तो नाम मात्र है। एक अगर द्रव्यमान के रूप में देखा जाए तो एक हाथी का द्रव्यमान और एक चींटी का द्रव्यमान, तो हाथी के द्रव्यमान की तुलना में चींटी या मनुष्य का जो द्रव्यमान होता है वह क्या है? नगण्य, यानी बहुत कम है। और जब बहुत कम होगा तो उसे हम लोग नगण्य मानते हैं। ठीक है। तो उस वस्तु को कहते हैं कि जब किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की अपेक्षा क्या हो? नगण्य हो, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं? बिंदु वस्तु कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पटना से दिल्ली के जाने वाली रेलगाड़ी, बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो जो गोली द्वारा तय दूरी होती है बंदूक के लंबाई, चौड़ाई, बंदूक के गोली के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की तुलना में बहुत अधिक होती है, अतः गोली को उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की तुलना में नगण्य माना जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है, अब पढ़ेंगे हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति किसे कहेंगे? द्विविमीय गति किसे कहेंगे? और त्रिविमीय गति किसे कहेंगे? ठीक है ना। तो एक विमीय गति जब किसी पिंड की गति या कण की गति एक सीधी पथ पर, जब किसी पिंड की गति
जब किसी, ये मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान का क्या है, पिंड है, इसकी गति जब एक सीधी रेखा पर होती है तो इसकी गति को हम लोग कहते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति। ठीक है, जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ बालक एक विमीय गति का उदाहरण है, सड़क पर चलती हुई कार एक विमीय गति का उदाहरण है, रेल पटरी पर चलती हुई कोई रेल एक विमीय गति का उदाहरण है। मतलब कि एक सीधी रेखा पर जब किसी कण की गति होगी तो सीधा हम बोल सकते हैं कि वह किस गति का एग्जाम्पल है, तो एक विमीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे समझेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति किसे कहेंगे, तो जब किसी कण की गति दो विमा में या दो अक्षों में होती है तो कण की गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे यहां से हम समझते हैं एक ग्राफ द्वारा, ये आपका एक्स अक्ष मानते हैं, आप इसको वाई अक्ष मानते हैं। तो अगर एक्स पर केवल चल रहा है तो एक विमीय, अगर वाई पर चल रहा है केवल तो एक विमीय। और जब इन दोनों के बीच में चलेगा, जब इन दोनों के बीच में किसी कण की गति होती है, जब इन दोनों के बीच में किसी कण की गति होती है, चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, तो इस कण की गति जो कहलाएगी द्विविमीय गति कहलाती है। मतलब कि एक्स दूरी भी होगा और वाई दूरी भी होगा, तो इसका आप निर्देशांक लिख सकते हैं। इस बिंदु का क्या निर्देशांक लिख सकते हैं, एक्स और वाई। तब इस कण की गति को हम बोल सकते हैं द्विविमीय गति। जैसे फर्श पर रेंगता हुआ कोई कीट कौन सी गति का एग्जाम्पल है, तो द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। बंदूक से छोड़ी गई गोली जो होती है दो विमा में गति करती है, एक एक्स और एक वाई, कोई भी आप मान सकते हो, दो अक्ष हो, तीनों अक्षों में से कोई दो अक्ष मान सकते हो, तो ये क्या है, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का कहने का मतलब कि तीनों अक्ष में जब किसी कण की गति होगी तो उसे हम कहते हैं त्रिविमीय गति। जैसे अब आकाशीय गति को भी हम कह सकते हैं त्रिविमीय गति। तो आकाश में किसकी किसकी गति हो सकती है, कोई पंक्षी की, कोई चिड़िया की, या वायुयान की, या पतंग की गति। तो जब आकाश में इन सब कणों की गति होती है तो इन कणों की गति को हम लोग कह सकते हैं आकाशीय गति या त्रिविमीय गति। तो जब किसी कण की गति आकाश में होती है तो कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। आकाश में पतंग की गति, वायुयान की गति और पंक्षी की गति जो है त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मूल बिंदु। आगे कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मूल बिंदु को पूरा डिटेल में कि मूल बिंदु क्या है। तो मूल बिंदु मैंने अभी बताया था पीछे, मूल बिंदु एक बिंदु या स्थान है जहां से किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त की जाती है। तो जहां से किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करेंगे तो उसे मूल बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक को हम लोग सूचित करेंगे ओ से। ठीक है ना, तो मूल बिंदु के नियामक को ओ माना जाता है। मूल बिंदु पर सभी भौतिक राशियों का जो नियामक होगा शून्य होगा। जैसे देखते हैं एक्स, वाई और जेड, आप एक्स अक्ष में भी व्यक्त कर सकते हो, वाई अक्ष में भी व्यक्त कर सकते हो और जेड अक्ष में। तो जहां से हम यहां से अगर व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर मूल बिंदु यानी एक्स, वाई और जेड तीनों का जो नियामक होता है क्या होता है, 0 0। इसलिए मूल बिंदु का नियामक जो होता है शून्य माना जाता है। ठीक है, मूल बिंदु पर सभी भौतिक राशियों का नियामक क्या होता है, शून्य होता है। मूल बिंदु से अगर हम दाईं तरफ अब आते हैं, इसे हम समझते हैं एक दूसरे ग्राफ द्वारा। इसको मानते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ पर जहां पर मिलान बिंदु होता है उसको हम लोग मानेंगे क्या, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से अगर आप दाईं तरफ जा रहे हैं तो इधर दाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है एवं मूल बिंदु से नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। अर्थात कहने का मतलब कि जब मूल बिंदु से दाईं ओर और ऊपर की ओर दूरी मापते हैं तो धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर और नीचे की ओर जब दूरी मापते हैं तो वह होता है ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर हुआ। मूल बिंदु से दूरी माप सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे दूरी और
विस्थापन। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? तो दूरी और विस्थापन को समझते हैं एक ग्राफ द्वारा, एक फिगर द्वारा, ठीक है ना। अब जैसे कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर, कोई पिंड बिंदु ए से चलकर सी के रास्ते से होते हुए बिंदु बी तक पहुंचती है, बिंदु बी तक पहुंचती है, ठीक है ना। कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर डी तक और डी से चलकर ई तक और ई से चलकर बी तक पहुंचती है, ठीक है। तो अब अगर ये दूरी ए से डी, डी से ई और ई से बी, तो ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर पथ की जो लंबाई है वह अधिक है और यहाँ पर जो पथ की लंबाई है वह कम है। तो दूरी और विस्थापन दोनों को हम एक साथ समझते हैं कि पथ की दो बिंदुओं के बीच पथ की जो अधिकतम लंबाई होती है वह दूरी कहलाती है। अधिकतम लंबाई जो होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, दूरी। और दो बिंदुओं के बीच पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है वह होता है विस्थापन, ठीक है। यानी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी, कि अब उससे कम नहीं हो सकता है लंबाई, दो बिंदुओं के बीच पथ की सबसे कम लंबाई को हम कहेंगे विस्थापन, और दो बिंदुओं के बीच सबसे अधिक पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चित्र से, दूरी दूरी बराबर ए डी प्लस डी ई प्लस ई बी, और यहाँ से विस्थापन लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर ए बी, ठीक है ना। तो दूरी हमेशा, दूरी दो चीज हो सकता है, विस्थापन के बराबर भी हो सकता है या विस्थापन से अधिक होगा, विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकता है। और जब डायरेक्ट कोई कण ए से बी तक जाता है तो उस समय दूरी और विस्थापन का मान ए बी ही होगा। जब ए से बी तक पहुंचेगा सी के रास्ते से, तो उस समय दूरी और विस्थापन, क्योंकि पथ की लंबाई भी अधिक होगी, यही होगी, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई भी यही होगी। क्लियर। अब जैसे देखते हैं, एक इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कोई जो कण है एक वृत्तीय पथ पर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, जो बी के रास्ते से होते हुए पुनः ए पर आता है, तो वह एक चक्कर पूरा करता है। तो एक चक्कर जब पूरा करता है तो इस कण द्वारा तय की गई जो दूरी होगा वह पथ की अधिकतम लंबाई, और पथ की अधिकतम जो लंबाई है वह वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, जहाँ आर है वृत्त की त्रिज्या, आर जो है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहीं पर अगर कण का विस्थापन निकालना होगा, विस्थापन, तो दो बिंदुओं के बीच पथ की कम लंबाई, तो ए से चलना प्रारंभ किया था, अब पुनः यह ए पर ही आ गया, तो प्रारंभिक अवस्था ए पर थी और अंतिम भी अवस्था क्या है, ए पर ही है। अतः यहाँ पर चला गया जो होगा विस्थापन वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां से चला था पुनः वहीं पर अगर कोई कण आ जाए तो उसका विस्थापन हो जाता है क्या, 0 हो जाएगा, क्योंकि वह जहां पर था वहीं पर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यह 2 चक्कर लगाएगा तो दूरी जो होगी इसकी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन भी दोगुनी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 गुना से 0 अगर गुणा करेंगे कि फिर ए से चला था फिर ए पर आ गया, चाहे वह 2 चक्कर पूरा कर ले चाहे 100 चक्कर पूरा कर ले, अगर ए पर था ए पर ही है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो अभी हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन। जो दूरी है वह दो बिंदुओं के बीच के पथ की अधिकतम लंबाई है, और विस्थापन जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई है। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है वह
सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन में निम्न प्रकार के अंतर हो सकते हैं। पहला हम समझेंगे कि दूरी, दूरी क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच पथ की अधिकतम लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच पथ की अधिकतम लंबाई जो है दूरी कहलाती है, और दो बिंदुओं के बीच पथ की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। यह जो दूरी होती है वह पथ की आकृति पर निर्भर करती है। जो दूरी होती है वह पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि एक कण जो है बिंदु ए से बी तक जाना चाहता है। जो दो रास्ते बने हुए हैं, एक सीधा जो है और एक टेढ़ा मेढ़ा है, तो जो दूरी होगी वह टेढ़े मेढ़े रास्ते को काउंटिंग किया जाता है, उसको भी, यानी पथ की अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जैसे जैसे गया है वैसे वैसे दूरी को हम काउंटिंग करेंगे। लेकिन आप ए से इस रास्ते से भी अगर होकर आप बी तक जा रहे हो और आपका अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन केवल क्या होगा, ए बी होगा। यानी जो विस्थापन होगा सीधा ए बी के बराबर होगा, और जो दूरी होगा इस पथ के लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो पथ की अधिकतम लंबाई दूरी और पथ की न्यूनतम लंबाई दो बिंदुओं के बीच की विस्थापन। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ए से अगर आप बी तक गए, ए से आप अगर बी तक गए और 2 किलोमीटर की आपने दूरी तय किया, तो आपकी यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर। फिर अगर वहां से बी से पुनः आप ए जाते हो तो फिर 2 किलोमीटर रिटर्निंग होंगे आप, तो 2 किलोमीटर आप प्लस 2 किलोमीटर, आपका यहाँ 4 किलोमीटर जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन देखा जाए तो जब आप 2 किलोमीटर जाते हो तो आपका विस्थापन जो हो जाएगा 2 किलोमीटर होगा, और फिर जब 2 बी से फिर ए पर आ जाते हो तो 2 गए आप और फिर 2 आ गए, तो आपका यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ से आपकी मूल बिंदु क्या की जाती है, मूल बिंदु से आपकी स्थिति व्यक्त की जाती है, और फिर यहाँ पर आकर और आप यहाँ पर 1 किलोमीटर सी तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी दूरी कितना हो जाता है, -1 किलोमीटर। तो दूरी जो होगा वह हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन जो होगा धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ठीक है ना। ओके, अब जो दूरी है एक अदिश राशि है और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की जरूरत होती है, और विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। तो जिसमें दोनों की जरूरत होता है उसे सदिश कहेंगे, और जिसमें केवल परिमाण का जरूरत होता है उसे अदिश कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके।